और हम बात करने के समय जंतर मंतर से, और ये वही जंतर मंतर है जो दिन दुखी यहाँ आते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आज यहाँ 144 धारा लगा दी गई है और यहाँ जो धरना प्रदर्शन है वो अधिकतर वो बंद कर दिया गया है। और आप साथियों, इन शख्सियत को जो देख रहे हैं कोई नॉर्मल शख्सियत नहीं है, चाहे जगह है धरना प्रदर्शन करने की या नहीं है, इनको अपनी बात कहनी है। ये बहुत बड़े समाज सेवी हैं। आप हैं अशोक अज्ञानी जी। अशोक अज्ञानी जी, आपका नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अशोक अज्ञानी जी, एक तरफ पूरे भारत के अंदर अफरा तफरी मच रही है और दूसरी तरफ पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता। खैर, इन बातों से हमें कुछ लेना देना नहीं। हम दलित मूवमेंट की बात करें, जिस तरीके से बहन जी बहुजन समाज पार्टी की आका जो है वो बड़े पैमाने पर अंदरूनी काम कर रही हैं। और जैसे कि आप लोग कहते हैं कि 2024 में बहन मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री होंगी, और ये अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो निकाय चुनाव हुआ है उसमें कुछ देखा गया है कि जो पहले पायदान पर पहुंच गई थी, लेकिन अब वो फिर पुनः जो है दूसरे पायदान पर है। तो क्या लगता है कि दलित मूवमेंट क्या है? देखिए, दलित मूवमेंट अपने आप में एक अपनी नौकरियां भी कर रहे हैं, मौज ले रहे हैं, और उनको सरकार के पक्ष में वो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि बहन जी को बदनाम करने का अर्थ है कि आप सरकार के साथ खड़े हुए हो। बहन जी को तो वही बदनाम करेगा ना कि जो सरकार है उसको तो सबसे ज़्यादा डर इसको मनुवादियों को बहन जी से है और किसी से नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी उसमें मनुवादी नेतृत्व हैं, वही ब्राह्मणवादी उनके अध्यक्ष और फलाने और टिकड़े, ये चाहे आम आदमी पार्टी हो, इसके लाले बनिए, वही नेता हैं। वो तो खुला कह रहे हैं जी हम तो क्षत्रिय हैं और हम तो बड़ी हैं, वो खुद ही कह रहे हैं। एकमात्र अगर इस देश के सारे मनुवादियों को, पक्ष विपक्ष की पार्टियों को अगर खतरा है तो बहन जी से खतरा है, वो खतरा है। तो इसीलिए हमारे विभीषणों को बुला कर कोट पैंट पहना के एयर कंडीशन बिठा के उनसे गालियाँ बकवाते रहते हैं, जिससे कि जो हमारा कमज़ोर आदमी है जो उनके पास जाता है, उनके टच में रहता है, वो कहता है वाकई बहन जी खराब ही होगी, बहन जी उसी के कोई बी टीम ही होगी या सी टीम ही होगी। वो इस तरह से प्रचार को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने और अपने आने वाले उसके पैर में खिलाड़ी मार रहे हैं अपनी फौरी मदद के लिए। अब देखिए, इसके बाद आप जो मर्जी कर लो, ये किसी के नहीं है। जब अपने लोगों के नहीं है, जिन खिलाड़ियों को इन्होंने अपनी बेटी बनाया, जब वो मेडल लेके आई तो बड़े कहा जी बड़े गर्व की बात है, प्रधानमंत्री जी बेटी बना रहे हैं, बेटा बना रहे हैं। और आज जब उन्होंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, उनके खिलाफ नहीं उठाई, किसी ऐसे कुकर्मी मंत्री या सांसद के खिलाफ जो उनके उसमें था, टीम में था बीजेपी के, और उसको अगर उसके खिलाफ उन्होंने इल्ज़ाम लगाए तो वो प्रधानमंत्री जी कुकर्मी के साथ खड़े हो गए, अपनी बेटियों के साथ नहीं खड़े हुए। तो ध्यान रखना, ये वही लोग हैं कि जिसको आशीर्वाद दोगे ना, ये फिर तुम्हारे सर पे हाथ रख करके भस्मासुर हैं, कहेंगे पहले तेरे हाथ पे चेक करते हैं। तो ये वही लोग हैं। तो ध्यान रखो, वो लोग, वो विभीषण टाइप के लोग कि जो अपनी बहन जी की बुराई कर रहे हैं। अरे तुम करो ना राजनीति, अगर तुम इतने बड़े भयानक नेता हो, तुम्हारे पास बहन जी से ज़्यादा राजनीति है, दिमाग है, तो तुम क्यों नहीं खड़ा कर लेता अपना मूवमेंट? क्यों गालियाँ बक के अपनी भड़ास निकाल रहे हो, बहन जी को बदनाम कर रहे हो यार? दूसरों को बोलो, मनुवादियों के खिलाफ बोलो और वो खिलाफ बोलो, बहन जी बची है क्या तुम्हारे लिए? तो मैं कंडेम करता हूँ ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ अपना मुंह बंद रखो, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो चुपचाप बैठो। बहन जी के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है किसी भी तरह, क्योंकि अब इस देश का युवा दलित समझ रहा है कि अगर बहन जी अगर नहीं आई, अगर बहुजन मूवमेंट को ताकत नहीं मिली, तो मनुवादी जिस तरह राजदंड रखा इन्होंने, राजशाही के प्रतीक की इन्होंने शुरुआत कर दी है नई संसद में, उसी तरह ये 2024 में जीत गए तो ये भारत के संविधान को बाहर करके ये अपना मनुस्मृति रख देंगे। तो इसलिए हमें समझ आ रहा है, इसलिए जो हमारे जो दलित नेता हैं, जो अपने आप को बड़े फन्ने का बुद्धिजीवी बन रहे हैं, तुम बुद्धिजीवी नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं है, इसलिए तुम अपना काम करो। अगर तुम बहन जी की बुराई कर रहे हो तो बहन जी के जैसे काम करो भाई, कि आगे बढ़ जाओ, हम तुम्हारे साथ आ जाएंगे। करो ना, तुम हिम्मत तो करो। लेकिन घर बैठ के एयर कंडीशन उसमें बैठ के बोलना बहुत जरूरी होता है, और ये मनुवादियों की साजिश है बहन जी को बदनाम करवाना। सर, जिस तरीके से मानवर कांसीराम साहब कहा करते थे, जो पार्टी हैं, अब तो देश के अंदर दो पार्टियां हैं, जो कांग्रेस कह लो या एक तरफ बीजेपी, एक कांसीराम साहब करते थे, एक सांपनाथ थे, एक नागनाथ है। जो सांपनाथ है वो बहुत बड़े समय से यहाँ शासन कर रही है। उन्होंने ही दलितों का जो विनाश किया है वो कांग्रेस ने सबसे बड़े पैमाने पर किया है। पहले कांग्रेस को उखाड़ फेंकना, कांसीराम साहब के टाइम में कांग्रेस को उखाड़ फेंकी, तो बीजेपी तो चंद दिनों की पार्टी है, इसलिए जमर जी उखाड़ कर फेंक देंगे। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, आप समझ नहीं रहे ख्याल, कोई पार्टियां नहीं है अलग। हाँ। ये मनुवादी हैं, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो मान्यवर कांसीराम जी कहते थे नागनाथ सांपनाथ, अर्थात
एक सिक्के के दो पहले, हेड भी ये हैं, टेल भी हैं। अब इन्होंने देखो क्या खेल किया इन मनुवादियों ने, क्या गजब इस राजनीति को समझो इस देश की। इन्होंने इस देश की राजनीति में एक गजब ये खेल कर दिया कि दो पार्टी सिस्टम जो ये लाना चाहते थे, टू पार्टी सिस्टम, इन्होंने पूरा एक धड़ा विपक्ष के साथ कांग्रेस के नेतृत्व में आ गए, जो कांग्रेस को स्वीकार नहीं कर रहे थे। इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि वो डर के मारे वो तमाम लोग, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, सारे कांग्रेस को मान्यता देते हुए एक तरफ हो गए, एक तरह यूपीए हो गया और एक तरफ ये बीजेपी के नेतृत्व में। एक इस तरह से इन्होंने दूसरे अंदर खाते ये दो पार्टी सिस्टम कर दिया। और बहन मायावती ने जो स्टैंड लिया अलग लड़ने का, अकेले लड़ने का, मैं सैल्यूट करता हूं बहन जी की राजनीति को, क्योंकि हम इन दोनों पार्टियों के नहीं हैं, इन दोनों पार्टियों के नेतृत्वकारी मनुवादी हैं। हमारा अपना दलित राजनीति है, हमारा तीसरा पक्ष है, जो बहन जी ने साबित कर दिया कि हम तीसरे पक्ष हैं। हम तुम्हारा टू पार्टी सिस्टम होने नहीं देंगे। हम भी इस देश की राजनीति में, राज्य सत्ता में हमारी हिस्सेदारी रहेगी, हमारा दखल रहेगा। ये बहन मायावती ने अपनी राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया है। तो ये इनकी राजनीति को समझो इन मनुवादियों की। ये टू पार्टी सिस्टम दूसरे तरीके से, अगर पार्टी तुम्हारे उसमें ना आए तो तुम उनको छोटे छोटे उसमें गठबंधन करके, और एक की लीडर कौन, बीजेपी, दूसरे ग्रुप की लीडर कौन, कांग्रेस, दोनों मनुवादी। और इन दोनों के विरुद्ध हमारी लड़ाई है लगातार SC/ST की। इन दोनों ने हमारे अधिकारों को खत्म किया है। अच्छा अज्ञानी जी, नहीं लगता है कि जो निकाय चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी की बहुत बड़ी हार हुई है? क्यों, वो भी गठबंधन से लड़ी थी और एक महागठबंधन था जो सपा और कांग्रेस का था, वो भी मतलब उन्होंने मात खाई है। इनसे सबसे ज़्यादा वोट तो बसपा को पड़ा है। देखिए ये इनकी लड़ाई नहीं थी, ये बहन जी की, ये देखो इसमें साबित हुआ है। बहन जी ने दो गठबंधन से लड़ाई लड़ी है, एक बीजेपी गठबंधन से, एक सपा कांग्रेस गठबंधन RLD, और एक छोटी लल्लू पंजू पार्टियां कुछ दलितों के नाम पे लगी हुई थी। ये दो गठबंधन से बहन जी की लड़ाई थी सीधी, और इन दोनों गठबंधन को डिफीट करके बहन जी दूसरे नंबर पे आई है। उनकी राजनीतिक शक्ति, उनको देखो डे टू डे कैसे वो काम कर रही है, अपने कैडर को कैसे बढ़ा रही हैं, कैसी रणनीति उन्होंने चली कि इन दोनों पक्षों के मनुवादियों को चारों खानी चित करके 2 नंबर पर आ गई। उन्होंने विश्वास पैदा, और लोगों का विश्वास है। मैं देख रहा था गरीब महिलाएं उत्तर प्रदेश की, दूर दराज की, उनसे सीखना चाहिए। ये कोट धारक, ये जो नकली, ये जो दलित बने घूम रहे हैं बहन जी की बुराई करते हुए, इनको सीखना चाहिए उन गरीब दलितों से। मैं सुन रहा था, वो रिपोर्टर गए वहाँ पे, बोला जी हमारी तो बहन जी है, हाथी है हमारा। उन्होंने कहा दिया जो इनके पास खाने को रोटी नहीं है, वो दूर दराज बॉर्डर इलाके के उत्तर प्रदेश कह रहे सीखो उनसे। उन्होंने कहा हमारी एक ही नेता है बहन मायावती। तो ये उनकी जो काम करने की कार्यशैली है, जनता से जुड़ाव हमें नहीं दिखता दिल्ली बैठ के, लेकिन बहन जी जो जुड़ी हुई है अपने एक कार्यकर्ता से, एक अपने वोटर से जुड़ी हुई है, और इसीलिए वो दूसरे नंबर पे आई है। तो बहन जी की जो रणनीति के जाल में तमाम मनुवादी फंस रहे हैं, और हमें समझ नहीं आ रहा कि बहन जी हमारे वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है, हमारी राजनीतिक वर्चस्व, जो तीसरा हमारा जो दखल है बहुजन समाज पार्टी के रूप में, ये दो मनुवादी पार्टियां उस दखल को खत्म करना चाहती है। और हमारे जो पढ़े पढ़ाए नेता, कुछ पैसे कमा लिए, जिनका दिमाग खराब हो गया, बुद्धिजीवी बन रहे हैं, वो उसको, उस राजनीति को समझ नहीं रहे हैं। वो उन मनुवादियों के पक्ष में चाहे जाने अनजाने बोल रहे हैं। और इसीलिए बहन मायावती जी हमारा प्रतीक है, और हमें सबको मिलकर उनका साथ देना है। अब बहन जी ने भी कहा है कि हम युवाओं को बहुत भागीदारी देंगे, और जो OBC वर्ग था, जिसे बैकवर्ड वर्ग कहा जाता है, वो बसपा से जुड़ने का काम नहीं कर रहा था, लेकिन आज बड़े पैमाने पर वो बसपा से जुड़ने का काम कर रहा है। कह रहा है जी हमारा आरक्षण छिन गया, हमको जगह जगह मारा जा रहा है, हमारे साथ में जगह जगह जो नौकरियों का जो आरक्षण था या जो प्राइवेटेशन की जो बात कर रहे हैं, वो हमसे सब छिन गया है। तो आज OBC भी बसपा के साथ में आने की संभावना जता रहा है। देखिए बहन जी ने एक ऐसी चाल चली उत्तर प्रदेश में और देश में कि उन्होंने कहा कि जो OBC के नाम पर जो ताकतवर, जो मालदार हो चुके हैं, चाहे वो जाट हों, चाहे वो दूसरे मालदार हों, यादव हों, ये हों, जो अपने पैसा कम फ़ायदा लेकर के और जो मालदार हो चुके हैं हर तरीके से, इन्होंने शासन सत्ता में भी यही है। तो बहन जी ने एक दाव चला बहुत ज़बरदस्त, और उन्होंने कहा कि ये जो OBC की पिछड़ी जातियों की जो आर्थिक कमज़ोर, आर्थिक और शैक्षणिक कमज़ोर जो जातियाँ हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करके उस पर उन्होंने जाल बिछा दिया, और उनको उन्होंने अपना विश्वास दिलाया कि अगर हम सत्ता में आए तो हम आपको आर्थिक और शैक्षणिक शक्ति देंगे। ये बहन जी ने किया, और पूरे उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश में, यहाँ तक कि आपको समझ नहीं आ रहा, अभी बहुत बड़ा फेरबदल तो राजस्थान में होने वाला है। राजस्थान में ये जो दो अपने आप पे पट्टे ठोक रहे हैं, वहाँ पर BSP एक बड़ा कमाल करने जा रही है राजस्थान के अंदर। तो ये बड़ा खेल जो बहन जी की राजनीतिक, उन्होंने जो उनकी जो दूरदर्शिता है, जो उनका अनुभव है, उससे जो उन्होंने इनको परास्त किया है, और ये जो वोट बैंक बढ़ा है, ये आर्थिक पिछड़ी OBC जातियों का, मुस्लिमों का, और जो ब्राह्मण और जो दूसरे
अपर कास्ट जो आर्थिक और शैक्षणिक कमज़ोर हैं, उन्होंने जो बहन जी को सहयोग करा है, उसकी वजह से एकदम से उछाल मारा है। और 2024 में मैं तो 40 से 50 ही कह रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं 60 से 70 सीटें सीधे बहुजन समाज पार्टी के खाते में ना आ जाए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का परिवेश बदल रहा है। और देखिए, जहाँ तक किसानों का सवाल है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पिछला जब धरना चला था, यहीं पर बैठ करके टिकैत साहब ने कहा था, जब वो वैल्यूएशन हो रही थी कि किस के राज्य में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसानों के रेट बढ़े फसलों के, तो उन्होंने कहा सबसे नंबर 1 पे बहन मायावती थी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा किसानों के रेट बढ़ाए थे उनकी फसलों के। तो इसलिए कहीं ये जैसे माहौल बनेगा तो किसान भी एक तरफा बहन जी के साथ जाएंगे। अशोक अज्ञानी जी, बसपा का कोई मैनिफेस्टो नहीं होता है, तो लोग बड़े भ्रमित हो जाते हैं कि भाई बहन जी का कोई पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है, क्या क्या हमें दिए जाएंगे। देखिए, ये समझ नहीं आ रहा लोगों को। बहन जी का साफ कह रखा हमारे बहुजन समाज पार्टी ने, हमारा एक ही मैनिफेस्टो है, भारत का संविधान। हमने कहा भारत का संविधान लागू करेंगे जो सारे नागरिकों के पक्ष में है, उससे बड़ा मैनिफेस्टो और क्या होगा। हमने जब कहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने कि हम सत्ता में आएंगे तो हम संविधान को लागू करेंगे, जिसमें शिक्षा, न्याय, स्वतंत्रता, नौकरी, रोजगार और सुरक्षा, न्याय सब कुछ है, तो उसी को हम लागू करेंगे। और उसी तरह जितने इस्टेब्लिशमेंट हैं उनको उसी संविधान के हिसाब से काम करवाएंगे, जिससे एक एक नागरिक को आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक शक्ति मिले, न्याय मिले और सुरक्षा मिले। तो ये बहन जी कह रहे हैं, हमारा तो भारत का संविधान वही हमारा मैनिफेस्टो है और उसी को हम लागू करेंगे। अशोक अज्ञानी, जिस तरीके से 2024 का चुनाव सिर पर है और कुछ पार्टियां मिलकर एक महागठबंधन बनाने जा रही हैं, और बार बार वही महागठबंधन के नेता कहते हैं भाई बहन जी बात करना नहीं चाहती हैं हमसे, बहन जी अलग चलना चाहती हैं, तो क्या लगता है सर, ये महागठबंधन जो भी बनाता है वही सबसे पहले अलग हो जाता है? देखिए, गठबंधन का मतलब क्या, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। सब पार्टियां अलग अलग हैं, सबके नेता अलग हैं, सबका संविधान अलग है, सबका मैनिफेस्टो अलग है, तो फिर बहन जी उनके साथ क्यों जाएंगी। हमारी दलित राजनीति है, बीएसपी अलग हमारा वर्ग है, हमारी अलग लड़ाई है, संविधान में हमारे अलग अधिकार हैं, अलग हमारा स्टेटस है, संवैधानिक अधिकार अलग है, हमारा संघर्ष अलग है, हमारी तकलीफें अलग हैं, हमारे साथ हमारी समस्याएं अलग हैं। तो इन सबके साथ, जनरल पार्टियों के साथ हम क्यों जाएंगे। बहन जी का जो स्टैंड है अकेले लड़ने का, हमारा अलग लड़ाई है, हम अलग लड़ेंगे, बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ेगी, और बिल्कुल सही स्टैंड है। हम तुमसे बात करके क्या फायदा, इतने में तो हम अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, इतने में तो हम अपना वोट बैंक बढ़ाएंगे, अपनी राजनीति बढ़ाएंगे। तो इसीलिए हमें बहन जी का स्टैंड बिल्कुल ठीक है, हम अकेले लड़ेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, पोस्ट पोल जब सीटों के आधार पे जिसकी जितनी सीटें, भाई ले लो सत्ता में भागीदारी। बहन जी की 50 सीटें आएंगी तो भैया प्रधानमंत्री का पद हमें चाहिए, बाकी ले लो तुम्हें जो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री अब दलित बनेगा, दलित प्रधानमंत्री का नंबर आ गया, और इन मनुवादियों से नहीं बनेगा, इन मनुवादियों की पार्टी से नहीं, जैसे राष्ट्रपति बना हुआ है, किसी काम का नहीं, वो तो कुछ बोलने का भी काम का नहीं। अब दलित प्रधानमंत्री अर्थात बहुजन मूवमेंट का हमारी बहन मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी इस देश में। हमें गौरव मिलेगा इस देश के बहुजनों को, इस देश के अछूतों को, पहली बार इस देश के अंदर राज सत्ता पे, राज गद्दी पे 2024 में बहन मायावती के रूप में हमारा दलित नेता बैठेगा। सर, चलते चलते जिस तरीके से अभी संसद का उद्घाटन हुआ है, वहाँ सभी को निमंत्रण दिया गया, लेकिन जो देश का जो राष्ट्रपति है, जो एक महामहिम है, उनको संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, और जिस तरीके से पीछे जो महामहिम थे उनको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। देखिए सर, ये तो प्रतीकात्मक बनाए गए हैं, इनके पास कोई पावर नहीं है। ये उनकी पार्टी, उन्होंने सिर्फ वोट बैंक बरगलाने के लिए SC ST को देखो जी, हमने तुम्हारा 2 बार, एक बार दलित प्रधान राष्ट्रपति बना दिया, एक बार दलित आपका वो बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया। वो सिर्फ फौरी तौर पे वो वोट लेने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए दलितों को। देखो जी, बीजेपी है जिन्होंने बना दिया, मगर पावर इनके हाथ में है, वो बोल नहीं सकता, जवान बंद है, सिली हुई हैं, उनके हाथ काम नहीं करते, उनके दिमाग काम नहीं करते, जो ये ऑर्डर देते हैं वही ऑर्डर को मानते। पहली बार बताओ, राष्ट्रपति का इतना भारी अपमान हो रहा है, विपक्ष चिल्ला रहा है, लेकिन वो राष्ट्रपति खुद नहीं बोलने को राजी, खुद अपना सुरक्षा नहीं कर सकती। जो राष्ट्रपति अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती, ऐसे पद लेने का कोई फायदा नहीं, ऐसे नेताओं का कोई फायदा नहीं। जो अपनी सुरक्षा नहीं कर रही, वो अपने दलितों को क्या दिलवाएगी। तो इसलिए हमें नेता नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए स्वतंत्र, अपनी जो बहुजन राजनीति स्वतंत्र, हमारे ऊपर किसी मनुवादी का कोई प्रेशर नहीं। बहन जी जब प्रधानमंत्री बनेगी तो एक तरफा अपने लिए काम करेगी, सबके संविधान
अधिकारों को लागू करेगी, चाहे महिलाओं के हों, दलितों के हों, चाहे मजदूरों के हों, चाहे किसी वर्ग के हों। जो संविधान में लिखा है, भारत के संविधान में जो लिखा है उसको लागू करेंगी और ये देश तभी महान बनेगा और तभी ये देश विश्व गुरु बनेगा बहन मायावती जी की लीडरशिप। सर, चलते चलते जो दलित नेताओं की हम बात कर रहे हैं सर, वो आए दिन इस तरीके की टिप्पणियाँ कस देते हैं कि उन टिप्पणियों का कोई ना मोल होता ना कोई भाव होता है, लेकिन वो टिप्पणियाँ कसना जानते। तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा उनका संदेश ये है कि भैया देखो, आप बहन जी के विरुद्ध मत बोलो, अपने बहुजन मूवमेंट के विरुद्ध मत बोलो। अगर आप बहन जी से बहुत बड़े नेता हो या बहुत बड़ी समझ है आपकी राजनीतिक, तो उनसे ज़्यादा अपनी अलग से एक राजनीतिक लकीर खींच के बताओ, उनसे ज़्यादा आप बढ़ चढ़ के काम करो। मनुवादियों के पक्ष में और बहुजन मूवमेंट के विरुद्ध मत बोलो। कुछ अगर तुम्हें आपको करना है, आप ज़्यादा बड़े हैं, तो आप या तो उनके साथ मिल के काम करो या अपनी अलग राजनीति खड़ी करो, मगर मनुवादियों को किसी भी तरह लाभ मत दो और बहन जी के विरुद्ध मत बोलो। ये मेरी उनको संदेश है।